Hello students, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we are going to start our chapter number 6 of the class 9 which is about lines and angles. ठीक है, तो यानी हम अपना 9 का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे जो कि किसके बारे में, लाइंस और एंगल्स के बारे में। और सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, वो सबसे पहले हम इस वीडियो में खाली इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन में क्या बताता है। ठीक है, अब लाइंस और एंगल्स हम पहले ही शुरू से पढ़ते हुए आए हैं कि नॉर्मल है कि हमारे एक स्ट्रेट लाइन होती है वो हम लाइंस बोलते हैं। एंगल्स क्या होता है, जब भी कोई भी दो लाइन आपस में एक ही जगह पे जुड़ती है तो वो हमारा एंगल्स होता है। अब लेकिन अब ये थोड़ा पॉइंट डिटेल्स में चलते हैं इनके लिए। देखिए, अब सबसे पहली बात आपसे कहा जाए लाइंस क्या होती है। ठीक है, तो लाइंस के लिए हमारे सिंपल नॉर्मल चीज होती है कि लाइन क्या होती है, कलेक्शन होता है किसका, बहुत सारे पॉइंट्स का। कि जब ये 2-3 पॉइंट्स हमारे आपस में कलेक्ट होते हैं, ठीक है, कलेक्शन होती है, तो वो हमारे एक लाइन बनती है। और जिसमें क्या होता है, अगर मान लो कि मेरे पास कोई 2 पॉइंट दे दिए, ठीक है, और 2 पॉइंट को अगर मैं आपस में एक साथ जोड़ दूं तो वो क्या हो जाती है, हमारे लाइन हो जाते हैं। वरना यहाँ पे कोई 3 पॉइंट्स हो गए तो उसको भी जोड़ दो तो तीनों क्या है, एक ही पे। बस क्या होती है, हमें इसके हमारे पास लेंथ तो फिक्स होती है कि 5 सेंटीमीटर की होगी, 6 सेंटीमीटर, बट हमारे पास इसकी ब्रीथ नहीं होती। मतलब ये नहीं होगा सिर्फ इसकी लंबाई होती है हमारे पास, इसकी चौड़ाई नहीं होती। ठीक है, तो यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम क्या बोलेंगे कि लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। क्योंकि ये क्या होता है, पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिसमें क्या होता है, विच हैज ओनली लेंथ, जिसकी हमारे पास सिर्फ लेंथ गिवन होती है, ना तो हमें उसकी ब्रीथ गिवन होती है, नीदर ब्रीथ, और ना ही हमारे पास उसकी कोई थिकनेस होती है, नॉर थिकनेस। ठीक है, यू कैन माइंड लाइन। अब मेन अब बात चले लाइन में भी, अब आपको क्या होता है, अब एक होती है आपके पास लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लाइन सेगमेंट में आपको फिक्स होता है कि इसके 2 पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से आपको एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि पॉइंट ए एंड बी है, और हमें फिक्स है कि ये 4 सेंटीमीटर की है, तो वो होती है हमारी लाइन सेगमेंट। यानी क्या था, पार्ट और पोर्शन होता है लाइन का। यानी कोई भी अगर आप लाइन देखे तो उसको कोई बीच का पार्ट ले लो कि ये फिक्स है। ठीक है, इसके 2 एंडिंग पॉइंट फिक्स होते ही होते हैं। यानी लाइन में तो क्या हो गया, आपको दे दिए कि कोई लाइन है, ठीक है, मतलब ये आपको बोलेगा कि पॉइंट्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो ए बी सी डी और अभी आगे ये और भी एक्सपेंड हो रही होती है। ठीक है, तो वो लाइन होते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, आपके इसके फिक्स एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। तो यानी क्या होता है, ये हमारे लाइन का पार्ट होती है, या सिंपल से बात करें इसके हमारे पास 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, यानी लाइन हैज 2 एंडिंग पॉइंट्स। लाइन लाइन सेगमेंट has 2 end points and a fixed length। और साथ ही साथ में क्या होती है, इसकी लेंथ भी फिक्स होती है। हमें पता होता है कि कितना इसका लेंथ दे रखी है। अब बात करें इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमें ए बी दे दिया है तो हम लिखेंगे कि जो ए बी है वो इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। लेकिन किस तरीके से, इसके ऊपर ऐसे ये हम लाइन सेगमेंट का सिंबल लगा। ठीक है, अब तीसरी बात हो जाती है एक रे की। ठीक है, लाइन सेगमेंट के बाद एक हमारे पास रे भी आती है। यानी अगर ये भी पार्ट लाइन का ही होता है, बट लेकिन क्या होता है, इसका ओनली एक एंडिंग पॉइंट होता है। ये भी पार्ट होता है लाइन का। ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ लाइन ही होता है, लाइन सेगमेंट भी लाइन का पार्ट होता है, रे भी आपका इसका पार्ट होता है। लेकिन इसमें क्या आपका खाली एक पॉइंट होता है विद 1 एंड पॉइंट। ठीक है, अब जैसे कि अगर हमें हमने बोल दिया यहाँ पे एक लाइन थी, ठीक है, पी, और इसको हमने नाम दे दिया क्यू, और लेकिन अभी क्या है, क्यू से आगे अभी आपको दे रखा है कि इस तरीके से अभी आपकी एक्सपेंड होगी।
ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपके पास ये थी, लेकिन नाम पे से वही P और Q है, लेकिन इस तरफ अभी आपको इस तरीके से एरो बना हुआ है। इसका मतलब क्या कि ये वाले इसका एंडिंग पॉइंट तो ये वाला है, लेकिन Q का भी इसका एंडिंग पॉइंट नहीं, अभी ये आगे और बढ़ेगी। और इस तरह यहाँ पे क्या है, Q तो इसका एंडिंग पॉइंट है, लेकिन P की साइड से अभी ये बढ़ेगी। ठीक है, तो यानी हम कैसे मेंशन करेंगे, अब इसे मेंशन करेंगे तो P Q को Q की तरफ को बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से एरो लगाएंगे। और इस तरफ हम P और Q है, तो लेकिन ये P की तरफ को भी आगे एक्सपेंड हो रही है, तो हम इसे इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो ये होता है हमारे लाइन। लाइन में लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया और रे हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारे पॉइंट्स के बारे में। सो देखिए, हमारे रेज, लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट्स के बारे में स्टार्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट टॉपिक। अब पॉइंट तो आपको पता ही है कि नॉर्मल अगर हमें कोई भी ऐसे दे दे कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, या इस तरीके से कोई लाइन दे दी, लाइन पे क्या है, लाइन का नाम था ए बी, तो उस लाइन के पॉइंट क्या है, ए और बी इस लाइन के पॉइंट्स है। पॉइंट्स तो हमारा क्लियर होता है, बट लेकिन अब पॉइंट्स में भी अब हमारे एक चीज क्या आती है, कॉलिनियर पॉइंट्स और नॉन कॉलिनियर पॉइंट। पहली चीज है कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, एंड सेकंड थिंग है हमारी नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, अब देखिए जब भी क्या होगा हमारा दो से ज्यादा मतलब क्या है कि कोई 3 पॉइंट, ठीक है, जब भी 2 से ज्यादा पॉइंट हमारे एक ही लाइन पर लाई करेंगे, यानी उस पर ही होंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, जैसे कि अगर मान लिया हमारे पास इस तरह लाइन होती है, आपको पता है कि लाइन हमारे पास कोई ए है, बी है, ठीक है, और हमसे बोल रहे कि एक लाइन ए बी पर ही, उसी लाइन पर ही कोई एक पॉइंट सी भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ए बी सी क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, या फिर आगे हमसे बोले जाए कि इसी लाइन को आगे एक्सपेंड करके इसी पर एक पॉइंट डी भी है, लेकिन किस पे, इसी लाइन को एक्सपेंड करके इसी लाइन पर ही है। ठीक है, तो यानी क्या, या फिर अगर ये ऐसे एक्सपेंड ना करके हम बोल दें कि यहीं पे कोई डी पॉइंट है, तो नॉर्मल क्या होगा, जब एक ही लाइन पर 3 पॉइंट होते हैं, 3 से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि सिंपल या तो बोलो 2 से ज्यादा या 3 मिनिमम पॉइंट होते हैं, तो वो हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हेन 3 से स्टार्ट कर लेते हैं कि मिनिमम 3, व्हेन 3 और मोर देन 3 points are lie on same line। जब भी 3 या उससे ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उन्हें कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब लेकिन बात करें नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स की, तो यहाँ पे क्या, पॉइंट्स तो हमारे वही होंगे कि 3 और मोर देन, लेकिन क्या होंगे, वो सेम लाइन में नहीं। हमें बोल दिया कि एक लाइन ऐसे पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, तीसरा सी है, हमें क्लियर नहीं है लाइन है, या फिर हमसे बोल दिया जाए कि लाइन ए बी थी और इनसे हट के कोई एक पॉइंट सी है। ठीक है, ये लाइन नंबर आगे है, लेकिन ये लाइन पे, इस लाइन में नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं कि 3 और मोर पॉइंट तो होते हैं, लेकिन क्या होता है, ये एक सेम लाइन पर लाई नहीं करते, तो हम क्या बोल देंगे, व्हेन 3 और मोर देन points do not lie on same line। जब ये पॉइंट्स हमारे सेम लाइन पर नहीं होते। ठीक है, अब इससे आगे लाइन क्लियर हो गई, पॉइंट्स क्लियर हो गए, लाइन सेगमेंट्स वगैरह भी हमारे क्लियर हो गए। अब इससे अगला टॉपिक चलता है हमारा एंगल्स का, क्योंकि टॉपिक चैप्टर का नाम क्या, लाइन्स और एंगल्स। लाइन्स क्लियर हो गए, सब क्लियर हो गए, इनके पॉइंट्स क्लियर हो गए। बात करें हमारे एंगल्स की, सो देखिए हमने अपने कॉलिनियर्स पॉइंट और लाइंस के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं हमारे एंगल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंगल है। अब एंगल्स में क्या होता है भाई, अगर हम सिंपल एक बात करें कि कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, उस एक ही पॉइंट से जब 2 रे निकलती है हमारी की इस तरीके से, अब जरूरी नहीं है वो ऐसे ही निकले, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इस तरीके से, इस तरीके से, किसी भी डायरेक्शन में, मतलब जो 2 रे होती है हमारी एक ही पॉइंट से निकलती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो आपस में मिलती है, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हमारा एंगल। यानी हम पर्टिकुलर एंगल की डेफिनेशन लिखे, तो एन एंगल
is formed when two rays originate from the same point. ठीक है भाई, नॉर्मल क्या है कि जब एक ही पॉइंट से यानी कि एक एंगल तब बनता है जब कोई दो रेज ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट। किस एक ही पॉइंट से जब दो रेज निकलती हैं तो उसे हम एंगल बोलते हैं। अब इस एंगल के अंदर भी तीन चीजें होती हैं भाई। एक तो हो गया हमारे पास एंगल, ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारे पास पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट बोल लो या इन्हीं को हम वर्टेक्स बोल लो, ठीक है, और एक होता है हमारा आर्म, ठीक है। अब एंगल क्या हो गया भाई, तो एंगल क्या होगा, एंगल तो आपका क्लियर हो गया कि जिस भी क्या कहते हैं नॉर्मल कहते हैं कि एंगल तब बनता है जब दो रेस क्या होते हैं एक ही पॉइंट से निकलती है। तो ये दो रे यानी अगर हमने इसे नाम दे दिया बी और इस पॉइंट को सी नाम दे दिया, ठीक है, तो ये दो रे हो गए हमारे। तो ये दोनों ए बी और ए सी किस पॉइंट से निकल लिया, पॉइंट ए से, तो यानी एंगल भी क्या होगा हमारा, एंगल ए ही हमारा इसमें एंगल है, ठीक है। अब पॉइंट और वर्टेक्स की बोले तो पॉइंट और वर्टेक्स कौन से हैं, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इन्हीं को हम पॉइंट्स बोलते हैं या इनका वर्टेक्स भी बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे वर्टेक्स कौन कौन से हो गए, इसमें वर्टेक्स हो गए ए बी एंड सी, ठीक है। और अब इसमें हम अगर आर्म की बात करें तो आर्म कौन से हैं, तो भाई ये जो हमारी रेज है, रेज को ही हम आर्म बोलते हैं, यानी आर्म कौन कौन सी है, ए बी और ए सी, ठीक है, जिनको हम साइड भी बोलते हैं। तो ये एंगल है, ठीक है। अब एंगल अच्छे से समझ में आया, लेकिन एंगल जो होते हैं एंगल के भी पार्ट होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से एंगल होते हैं, अगर हम बात करें, ये तो एंगल हो गया क्लियर। बात करें हमारे टाइप्स ऑफ एंगल की, भाई देखिए वैसे तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, हम 6, 7, 8 में करके आए हैं कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टस एंगल, एंगल्स को भी हमने नॉर्मल क्या करते हैं एंगल के बेस पे भी, ठीक है। सॉरी, तो एंगल तो आपके वैसे होता है कि नॉर्मल हम पढ़ के आए कौन कौन से होते हैं, एक्यूट, ऑब्टस वगैरह, ठीक है, लेकिन फिर एक बार क्लियर कर लें मैं। पहला सबसे कौन सा होता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल में क्या होता है भाई, सबको पता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है कि 0 डिग्री से बड़ा होगा, क्योंकि नॉर्मल 0 डिग्री पे तो आपका पॉइंट ही हो जाता है, ठीक है। 0 डिग्री से तो आपका बड़ा होता है, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो यानी अगर हम बात करें क्या होता है, सिंपल बात करें तो बिटवीन 0 टू 90, 90 और 0 के बीच का जो एंगल होता है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें, आपका ऐसे ये एक लाइन है, ठीक है, और इससे अगर मान लो मैंने कि इस तरीके से एंगल बनाया है, यहाँ पे ये मान लो 30 डिग्री का है, ठीक है। तो देखिए ये 0 से मतलब कि 90 से छोटा, 0 से बड़ा, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। अब भाई एक में थोड़ा एक्यूट में लोगों का डिफरेंस थोड़ा ये रहता है कि सिर्फ आपको ये याद है कि डायरेक्शन इधर की तो इधर होता है, कई बार आपको एंगल इस तरीके से देता है, ठीक है, और बच्चे कहते हैं कि एक्यूट नहीं है। भाई ये भी एक्यूट ही होता है, वैसे तो आप बड़े बच्चे हो आपको तो क्या चीज क्लियर है, बट हमें फिर भी आपको बता रही हूँ। नॉर्मल क्या होगा कि आप जिस डायरेक्शन में आपके बेस वाली लाइन आपकी जिस डायरेक्शन में होती है, अगर इसी डायरेक्शन में आपका दूसरा है तो वो आपका एक्यूट एंगल ही होना है, ठीक है। आपको एक मेनली अपनी डायरेक्शन भी याद रखनी है। तो कई बार जैसे अगर मैं बोल दूँ इस डायरेक्शन में एक पहली लाइन है और दूसरी इस डायरेक्शन में हो जाती है, ठीक है, तो ये वाला एंगल तो आपका एक्यूट नहीं होना है किसी भी कंडीशन में। बट आपको याद रखना अगर जिस डायरेक्शन में हमारी एक रे है दूसरी बगल से डायरेक्शन में होगी तो वो हमारा एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब 0 से आपका 90 के बीच का एक्यूट हो गया। दूसरा होता है आपका ऑप्टस। डी से पर्टिकुलर मुझे मेरे ख्याल से बताने की नीड नहीं है, बट अगर फिर भी अगर आप लोगों को समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, तो हम पर्टिकुलर डी से भी समझा देंगे, डी से एक्यूट ऑप्टस को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। अब ऑप्टस एंगल क्या होगा, ऑप्टस, सॉरी बीच में एक राइट एंगल मिस हो गया, वैसे तो डायरेक्ट ऑप्टस बता सकते हैं पर आपको एक सीक्वेंस में बता देते हैं कि राइट एंगल क्या होता है एक्यूट के बाद राइट एंगल, ठीक है। अब राइट एंगल में क्या होना है आपका, जब 0 से 90 हो जाता है एक फिक्स होता है आपका राइट एंगल कि अब 90 डिग्री पे आ जाता है,
ठीक है, कि जब आपका एंगल जो होगा फिक्स है कि 90 डिग्री का ही रहेगा, ना तो ऊपर ना नीचे, तो वो हमारा राइट एंगल होता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर आपको बात करें, ये हमेशा फिक्स है, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका सिंबल भी हम ऐसे बनाते हैं, एक बॉक्स टाइप का। ठीक है, क्योंकि इस बॉक्स वाले सिंबल से होता है कि हमारा 90 डिग्री का ये एंगल है। ठीक है, अब मान लो अगर इस तरीके से एक लाइन है, तो इस पे भी क्या होगा, ये इस तरीके से ही जाएगा। ठीक है, यानी क्या, ये इस तरीके से ऐसे 90 डिग्री का बनाएगा कि पर्टिकुलर परफेक्ट स्क्वायर होता है सिंबल, वो आपकी वो डायरेक्शन यहाँ पे देता है। राइट एंगल क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे और अगले एंगल्स पे। अब देखिए, एक्यूट हो गया, राइट हो गया, उसके बाद आता है हमारा ऑप्टस एंगल। ठीक है, अब ऑप्टस एंगल में क्या होगा, आपने देखो सीक्वेंस में इसलिए लेके चले कि आपको समझ में आएगा, 0 से 90 के बीच का एक्यूट हो गया, फिक्स 90 का आपका एक्यूट हो गया। अब 90 से जो भी बड़ा होगा, ठीक है, 90 डिग्री से जो बड़ा होगा और कितने से छोटा होगा, 180 डिग्री से जो भी छोटा होगा, वो आपका ऑप्टस एंगल होगा। तो यानी अगर हम इसकी नॉर्मल बात करें कि बिटवीन इसके जो एंगल होंगे कितने होंगे, 90 टू 180। ठीक है, कि 90 और 180 के बीच के एंगल होंगे। अब 90 180 के, जैसे कि आपको ये वाला बताया था कि नॉर्मल आपका इस तरीके से कोई एंगल है और दूसरा आपका इस तरीके से होगा, मान लिया ये 110 डिग्री का है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टस होगा। अब इसके सेम वही एक्यूट में हमने जैसे याद रखा था कि जिस डायरेक्शन में हमारी एक रे है, दूसरी भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो एक्यूट होता है। तो ऑप्टस के लिए हमेशा याद रखना कि जिस डायरेक्शन में रे होगी, दूसरी रे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही होगी। जैसे अगर मैं मान लू इस पॉइंट से अगर मैं एक्यूट बना दूसरा ऑप्टस एंगल बनाना चाहूंगी, तो वो इस रे में बना देंगे तो एक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में बनाएंगे तो फिर से वो हमारा ऑप्टस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टस हो गया आपका 180 से नीचे का। अब उससे आगे चलता भी एक होता है फिक्स, जो आपका कंप्लीट 180 डिग्री का ही होगा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, ये फिक्स है हमारा 180 डिग्री का होगा। अब इसको याद रखने के लिए आपको कोई वो चीज नहीं है, स्ट्रेट से क्लियर, एक सीधा। तो नॉर्मल क्या होता है, जब एक सीधी लाइन होती है उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यानी क्या होगा कि जैसे आपका एक पॉइंट होता है कि एक रे इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में निकली है और दूसरी रे इसी पॉइंट से इस डायरेक्शन में निकली है, मतलब दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो वो 180 डिग्री का होता है। तो यानी यहाँ पे ये एंगल बनता है, इसे बोलते हैं 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अब होता है 180 से एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे कि अब आपका ये हो गया फिफ्थ, इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल में क्या रखना है कि ये जो एंगल होंगे 180 से बड़े होंगे, लेकिन छोटे किससे होंगे, 360 डिग्री से। ठीक है, यानी बात करें बिटवीन 180 टू 360 डिग्री। ठीक है, अब जैसे कि आपको इनमें से हम कोई सा भी एक्यूट और ऑप्टस ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने मान लिया ये एक मैंने एक्यूट एंगल लिया, ठीक है, और एक मैंने कोई ये इस तरीके से ऑप्टस एंगल लिया। अब ये तो आपको सिंबल याद है कि तो एक्यूट और ऑप्टस है। अब आपको लेकिन ये पता है अगर अंदर का अंदर, सॉरी, ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि अगर हम अंदर का निकालेंगे तो वो एक्यूट होगा, लेकिन हमें अंदर का ना बोल के हमें ये बाहर का एंगल कह दे कि हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो ये जो बाहर वाला होगा ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, अब इसमें भी ये एंगल ना बोल के हमें ये वाला एंगल बोल दिया कि ये वाला। ठीक है, तो ये एंगल्स होते हैं हमारे रिफ्लेक्स। जैसे कि हम बोल दे ये एंगल अगर मुझे बोल दिया कि ये 300 डिग्री का। ठीक है, अगर हम जैसे मान लें कि ये वाला हमारा 120 का होता, तो नॉर्मल क्या होता है, ये वाला हम बोलते हैं ये 240 डिग्री का। तो ये नॉर्मल क्या होगा, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। अब कई बार आपको ये होती है कि भाई इसकी मेजरमेंट हमें पता क्या चलेगी। ठीक है, आपको ऐसा मेजरमेंट का आता है, तो आपको नॉर्मल से बस क्या करना है, अगर मान लो ये एंगल दे दिया है, आपको नहीं पता कि डी में हमारा 180 तक होता है, तो हमें क्या करना है सिंपल, और हमें ये वाला मेजरमेंट करने के लिए बोला है, तो सिंपल जो भी है हमारा ये डी होता है इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें हमारी लाइनिंग्स होती हैं। ठीक है, तो हमें करना अपने सेंटर पॉइंट को बस यहाँ पे रख के अपना मेजरमेंट करना है कि ये वाला एंगल अंदर वाला नापना है एक्यूट वाला कि कितने का था। अगर मान लो कि ये अंदर वाला एंगल मेरे पास 30 डिग्री का निकल के आ गया, तो हमें करना कंप्लीट 360 होता है
इस रिफ्लेक्स एंगल को निकालने के लिए हमें क्या करना है, 360 में से ये जो भी हमारा एक्यूट है या फिर अगर मान लो ऑप्टस वाला भी है, जो भी एक्यूट या ऑप्टस उस वाले को माइनस कर देना, और जो भी बचा हुआ निकलेगा यानी 330 जो हो गया वो क्या हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तब ये रिफ्लेक्स एंगल भी क्लियर। अब चलते हैं आगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है भाई, हमारा इसमें एक एंगल को ना लेके हम चलते हैं पेयर पे। अब पेयर तो आपको पता ही है कि यानी क्या होंगे, जब हम किसी दो एंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब इसमें दो टॉपिक है, कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है हमारा सप्लीमेंट्री। तो यहाँ ना लिख साइड में आपके फिर डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया और एक सप्लीमेंट्री। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का अगर हम डिफरेंस की बात करें, नॉर्मल आपको बस वैसे रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में देखो सबसे पहली बात, ये दोनों के दोनों ही क्या होंगे, इसमें बात होगी हमेशा दो एंगल्स की बात होगी, एक एंगल की ना होके इनके अंदर हम दो एंगल्स की बात करेंगे भाई। ठीक है, पहली बात ये हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अब दो एंगल की बात हो रही है तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में हम चेक करते हैं जो सम होता है, सम 180 डिग्री का होता है, सॉरी 90 का होता है, सॉरी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, जो भी दोनों एंगल का सम होता है वो 90 डिग्री का निकल के आता है। सप्लीमेंट्री में जो सम ऑफ एंगल होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री का। समझ आएगा तो पूरे स्टेटमेंट पूरे लिख देते हैं, सम ऑफ एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ द एंगल्स जो होता है हमारा वो 90 और इसमें 180। ठीक है, यानी अब जैसे अगर हम बात करें कि एक एंगल अब इसमें मुझे अगर बोल दिया, एक मुझे दे दिया यहाँ पे 30 डिग्री का, ठीक है, और दूसरा हमें दे दिया यहाँ पे 60 डिग्री का। तो अब देखिए 30 प्लस 60 कितना होता है, 90। ठीक है, तो यानी ये क्या है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस तरीके से अगर हम सप्लीमेंट्री में बात करें तो सप्लीमेंट्री में अगर मान लो कि एक दे दिया हमारे पास 120 का, ठीक है, और एक हमें दे दिया 60 का। अब देखिए 120 प्लस 60 कितना होता है हमारे पास, इज इक्वल टू 180। तो इसमें हमेशा क्या होगा, हमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में हमेशा पेयर दिया होगा। ठीक है, अब एक चीज हमारी नॉर्मल क्या होता है, हमें ना इसमें एंगल फाइंड आउट करने को भी होता है। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए, तो आपके सिलेबस में नहीं, बट फिर हम देख लेते हैं। नॉर्मल क्या आता है कि आपको बोल दिया जाए कि आपको दिया है कि कॉम्प्लीमेंट्री का एक वन एंगल तो दे दिया है कि एक जो एंगल है वो मान लो 35, 37, 40 जितने का भी दे दिया। मान लो आपको बोलते हैं कि एक एंगल 40 डिग्री का है और आपको सेकंड वाला फाइंड आउट करना है। तो हम बस कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, 180 का सम होता है। तो हमें ये करना है बस 180 में से अगर हम 40 को माइनस कर देंगे तो हमें कौन सा मिल जाएगा, सेकंड वाला। यानी 180 40 माइनस, सॉरी 90 था सम। ठीक है, 90 में 40 माइनस कर देंगे तो 50 क्या निकल गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री में भी अगर इसी तरीके से हमें कोई एक एंगल बोल दिया, ठीक है, कि अगर हमें बोल दिया 90 डिग्री का है, 70 डिग्री का, 80 का, कितने का भी बोल दिया, और हमसे कहा जाए कि हमें सेकंड वाला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो सेकंड वाले को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सम 180 होगा तो 180 में से माइनस कर देंगे जो भी हमें गिवन है। तो हमारे पास जो 100 निकल के आएगा, ये कौन सा हो गया, सेकंड वाले का। ठीक है, अब एक मेन चीज और नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में क्या होती है कि इसमें जो एंगल्स होंगे, जो पेयर ऑफ एंगल होगा, इसमें कंपल्सरी है कि दोनों के दोनों भाई आपके एक्यूट ही होंगे। इसमें एक आपका ऑप्टस नहीं हो सकता, दोनों के दोनों एक्यूट ही होंगे।
कोई आपका राइट भी नहीं हो सकता, ऑप्टस भी नहीं हो सकता, दोनों के दोनों एक्यूट होंगे तभी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है। क्योंकि अगर एक भी आपका अगर राइट एंगल भी दे दे ना तो वो तो खुद ही 90 का हो गया, दूसरे तक तो 0 हो गया, ठीक है। और सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि जो बोथ एंगल्स होते हैं नॉट बी एक्यूट, दोनों एंगल कभी एक्यूट नहीं हो सकते, ठीक है। ये कैसे कैसे होते हैं, इसमें अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, इसमें एक्यूट, एक एक्यूट दूसरा ऑप्टस भी हो सकता है, ठीक है, कि वजह से हमारा ये वाला हो गया। इसमें बोथ राइट एंगल भी हो सकते हैं कि एक 90 का दे दिया और दूसरा भी 90 का दे दिया। लेकिन अगर हम बात करें बोथ ऑप्टस की, ठीक है, बोथ ऑप्टस की, तो इसमें ना तो दोनों के दोनों एक्यूट हो सकते हैं और ना ही दोनों ऑप्टस हो सकते हैं। क्योंकि दोनों के दोनों मान लो ऑप्टस हो गए कि एक और 110 दे दिया, दूसरा भी 110 या 20 दे दिया, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ना तो दोनों एक्यूट एप्लीकेबल होते हैं इसमें और ना ही दोनों ऑप्टस होते हैं, एक एक्यूट एक ऑप्टस से चलेगा या दोनों राइट एंगल चलेंगे। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री और क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल भी हमारा क्लियर हुआ। एक लास्ट हमारा बचा था कंप्लीट एंगल भी उसमें, ठीक है, जो हमने अभी रिफ्लेक्टिव एंगल कहते हैं उनमें एक लास्ट हमारा बचा था कंप्लीट एंगल। बस इसको आपको नॉर्मल ऐसे बताता है कि कंप्लीट एंगल का मतलब होता है जो पूरा 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल हमारा 360 डिग्री, अगर आपको पता है कंप्लीट एंगल हमारा नॉर्मल किसमें जाता है, आपका जैसे एक पॉइंट में आपका सर्कल जाता है वो आपका कंप्लीट 360 का होता है, आपके लिए इसमें 2 रेज वगैरह नहीं मिलती है, ठीक है। अब एंगल्स तो हमारे क्लियर, लेकिन अब हमारा होता है क्या कहते हैं एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल से कब आगे चलते हैं। अब एक चीज अब आपको इस पे ध्यान देनी है, एक होता है हमारे पास लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, और एक होता है हमारे पास एडजेसेंट एंगल। ये दो टॉपिक को एक साथ लेके चलें ताकि आपको इन दोनों में कंफ्यूजन रहते हो, ताकि आपका डिफरेंस भी क्लियर हो जाए। तो इसलिए हम इन दो टॉपिक को एक साथ लेके चले थे। अभी पिछला वाला भी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एक साथ लेके चले थे क्योंकि उनमें कई में कंफ्यूजन रहते, तो इसलिए हम दोनों को डिफरेंस के साथ करवा देगा। अब बात करें लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल की, आपको ना इन चीजों में क्या देखना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें एडजेसेंट एंगल की, देखो इसमें क्या होता है आपके एक ही जैसे आपके एंगल्स होते हैं ना, मैंने जैसे बात करा यहाँ से एक एंगल, ठीक है, ये आपको पता है कितने का है 30 डिग्री का आपको बोल दिया। अब देखो ये जो आर्म थी इसकी ये जो आर्म थी, तो इनमें क्या होता है ना दूसरा एंगल इसी पॉइंट से निकल गया, यहाँ पे कोई एक और 30 डिग्री का हो गया। लेकिन अब इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की, यानी अगर मैं नाम दूं इनको एक ए बी सी एंड डी, ठीक है, तो यानी अगर हम बात करें हमारे एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी, ठीक है, यानी इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की, तो इन दोनों में अगर आप देखो तो बी सी जो है ना दोनों में बी सी रे कॉमन है, जो आर्म है बी सी कॉमन है। तो जब भी क्या होता है ना ये एडजेसेंट एंगल में हम नॉर्मल बोलते हैं कि जब दो एंगल एक कॉमन आर्म से बनते हैं ना तो हम उन्हें बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो यानी नॉर्मल क्या होता है कि अगर हम बोले तो इसकी डेफिनेशन अगर हम बोलेंगे तो दे हैव अ कॉमन आर्म, कि इसकी क्या होती है एक तो कॉमन आर्म होती है, जब आपको ये बोल दिया, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है नॉर्मल कहता है कि जो भी आपकी इसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो अपोजिट साइड्स होती है, उसको तो हमें नॉर्मल कह देंगे कि नॉर्मल कहता है कि जो नॉन कॉमन आर्म होगी वो नॉर्मल एक दूसरे की अपोजिट होती है, इसको नॉर्मल। अब बात करें लीनियर पेयर की, अब इसमें भी भाई लीनियर पेयर में भी होता है ऐसे एडजेसेंट के अकॉर्डिंग ही होता है कि मान लो कि एक एंगल इस तरीके से था, मान लो ये 60 डिग्री का है, ठीक है, तो दूसरा जो एंगल बनेगा ना, अब जैसे यहाँ पे है अगर मैं इसको नाम दे दूं जे के एल और इसको नाम दे दिया हमने एम, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कौन कौन सा है हमारे पास जे के एम और दूसरा एंगल कौन सा है एम के एल। अब यहाँ पे आप नॉर्मल देखो कि अब इन दोनों में क्या होगा, देखो कॉमन आर्म तो होती है इसमें भी, ठीक है, कॉमन आर्म देखो इन दोनों में कौन सी है के एम आ गए, लेकिन इसमें मेन चीज क्या याद रखनी है आपको कि इस वाले में अगर हम इन दोनों को सम करेंगे ना तो दोनों का सम कितना होगा
जो सम होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि अगर एक 60 है ना, तो ये वाला कितना है, मान लो फिर आपका 60 और 180 में आपका 60 है, तो यानी ये वाला आपका 120 डिग्री। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि दो ही होंगे, एडजेसेंट में तो आपका नॉर्मल है कि एक इसका एडजेसेंट यही वाला होगा, लेकिन आपके लीनियर पेयर में क्या होगा, जैसे मान लें कि ये लाइन भी, तो इसमें 3 एंगल भी बन सकते हैं इस तरीके से। अब देखो, इसमें इस वाले के एडजेसेंट ये वाला होगा और इसके एडजेसेंट ये वाला होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें लीनियर पेयर की बात करें, लीनियर पेयर में ये वाला, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों ही ऐड होंगे, यानी क्या होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 भी होगा, या फिर अगर नॉर्मल 3 की जगह 4 या 5 भी अगर हम बात कर लेंगे ना, वो हमेशा सम कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। ये आपको याद रखना है इसमें लीनियर पेयर में। और एडजेसेंट पेयर में जरूरी नहीं है एडजेसेंट एंगल में कि आपका ये 180 होगा, बस इसमें एक कॉमन आर्म होगी। अब जैसे कि आपको यहाँ बोल दिया, इसमें पहला वाला दूसरे के एडजेसेंट है और दूसरे वाला तीसरे का एडजेसेंट है, बट पहला और तीसरा आपस में एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम लीनियर पेयर की बात करें तो हम सिर्फ इतने दो को लीनियर पेयर में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो 180 के सामने होगा, आपको डायरेक्शन देख के पता चलेगा। लेकिन अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, देखो तीनों क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, नॉर्मल से साइड से होते हुए, कि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये होता है हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम चलते हैं हमारे लाइंस के बारे में, बट वीडियो थोड़ा काफी लेंथी हो रहा है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।